हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम वाल्ट विटमैन की बायोग्राफी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। इन्हें कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, गुड ग्रे पोएट, होमस्पन फिलोसफर, फादर ऑफ फ्री वर्स। तो ये सारे नाम से इन्हें जाना जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बार्ड की मीनिंग होती है डेमोक्रेसी। इन्हें डेमोक्रेसी का पोएट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी का खुल के सपोर्ट किया था। इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी पोएम्स को फ्री वर्स में कंपोज किया था। फ्री वर्स क्या होता है? तो इट डज नॉट यूज एनी मीटर, राइम और म्यूजिकल पैटर्न। इट गिव्स अ राइटर फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस मोर फ्रीली। ये जो फ्री वर्स होता है, इसमें ना तो हम किसी कंसिस्टेंट मीटर को फॉलो करते हैं, ना ही कोई राइम यूज़ की जाती है और ना ही किसी म्यूजिकल पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इसमें राइटर को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। साथ ही हम ब्लैंक वर्स की बात कर लेते हैं। ये जो ब्लैंक वर्स है, इट ऑल्सो हैज़ नो राइम बट ऑफन इन एम्बिक पेंटामीटर। ये जो ब्लैंक वर्स होता है, इसमें भी कोई राइम स्कीम नहीं होती है और अक्सर इसे एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया जाता है। जो फर्स्ट प्ले है जिसको ब्लैंक वर्स में कंपोज किया गया था, उसे लिखा गया थॉमस नॉर्टन और थॉमस साइकिल के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है गोरबोडक। तो गोरबोडक एक ट्रेजेडी है जिसे थॉमस नॉर्टन और थॉमस साइकिल के द्वारा ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एजरा पॉइंट जो थे वाल्ट विटमैन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने कहा है वाल्ट विटमैन के बारे में कि वाल्ट विटमैन इज़ अमेरिका। वाल्ट विटमैन इज़ अमेरिका, यह एजरा पाउंड ने कहा है वाल्ट विटमैन के बारे में। वाल्ट विटमैन इज़ अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। वाल्ट विटमैन ये एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट पोएट थे और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, यानी इन्होंने अपने पोएम में अमेरिका को रिप्रेजेंट किया है, डिस्क्राइब किया है, इसलिए इन्हें अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहा जाता है। वाल्ट विटमैन का जन्म 31 में 1819 को वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 26 मार्च 1892 को। इन्हें दफनाया गया था हार्ले सेमेट्री, कैडमन में। वाल्ट विटमैन के फादर का नाम होता है वाल्टर विटमैन। ठीक है, इनके फादर का नाम होता है वाल्टर विटमैन होता है। फादर के नाम से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए वाल्ट विटमैन का नाम रखा जाता है वाल्ट विटमैन, ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके इनके फादर और इनके नाम में। इनके फादर प्रोफेशन से एक कारपेंटर होते हैं और इनकी मदर का नाम होता है लुइसा वैन वेल्सर, जो कि एक डच होती है। इनकी मदर डच होती हैं जबकि इनके फादर इंग्लिश होते हैं। वाल्ट विटमैन जो है सेकंड चाइल्ड होते हैं 9 बच्चों में से और 1823 में यानी 1823 में जब ये 4 साल के होते हैं तो वाल्ट विटमैन अपनी फैमिली के साथ ब्रुकलिन चले जाते हैं और वहीं पर ये एक स्कूल ज्वाइन करते हैं, ग्रामर स्कूल को ब्रुकलिन में ज्वाइन करते हैं और वहीं पर ये प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। चूँकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये अपने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ये केवल 11 साल तक ही एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इसके बाद में ये अपनी एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं और ऑफिस बॉय के रूप में काम करते हैं, एक लॉयर और एक डॉक्टर के। उसके बाद में इन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी प्रिंटर्स डेविल के रूप में। प्रिंटर्स डेविल के मतलब होता है, आप कह सकते हैं ऑफिस बॉय कह सकते हैं या वर्कर कह सकते हैं, यानी एक ऐसा बॉय जो कि स्मॉल टास्क करता है तो उसको बोलते हैं प्रिंटर्स डेविल। ये इन्होंने शुरू किया था लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट में। इसके बाद में 1835 में इन्हें एक जॉब मिलती है प्रिंटर की न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पर ये प्रिंटर के रूप में काम करते हैं और फिर 1838 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था एक वीकली न्यूज़पेपर जिसे हम जानते हैं द लॉन्ग आइलैंडर। ये जो लॉन्ग आइलैंडर है इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1838 में, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने के 1 साल के अंदर ही इसे इन्होंने सेल कर दिया था, बेच दिया था और उसके बाद में ये न्यूयॉर्क वापस चले गए थे। वाल्ट विटमैन ने कई सारे न्यूज़पेपर में एडिटर के पोस्ट पे भी काम किया है, जिसमें से कुछ फेमस 4 हैं जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो फर्स्ट है जैसे कि द लॉन्ग आइलैंडर स्टार है, सेकंड है द ब्रुकलिन डेली ईगल, थर्ड है द ब्रुकलिन फ्रीमैन, फोर्थ है द ब्रुकलिन डेली टाइम्स। तो ये 4 कुछ फेमस न्यूज़पेपर्स हैं जहाँ पर इन्होंने एडिटर के रूप में भी काम किया है। वाल्ट विटमैन को जनवरी 1848 में जो ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर होता है जहाँ पर इन्होंने काम किया था एडिटर के रूप में, वहाँ से इन्हें निकाल दिया जाता है
क्योंकि इन्होंने स्लेवरी का सपोर्ट किया था, खुल के उसके सपोर्ट में बोला था, इसी की वजह से इनके बॉस के द्वारा इसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर क्या होता है कि 1848 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था एक एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर, जिसे हम वीकली फ्रीमैन के नाम से जानते हैं। ये जो न्यूज़पेपर था, जैसे इसने अपना फर्स्ट इशू पब्लिश किया था उसी समय इसे जला दिया गया था, और उसके बाद में अगले 6 सालों तक वाल्ट विटमैन फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप पर काम किए थे। और जब ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे थे तो ये अपनी पोएटिक स्टाइल पे भी काम कर रहे थे। उसके बाद में इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क पब्लिश किया था 1850 में। 1850 में इनका फर्स्ट वर्क आता है, जिसका नाम है, इनकी ये फर्स्ट पोएम होती है, पब्लिश होती है 1850 में, ब्लड मनी के नाम से। ये जो पोएम इनकी होती है, जिसे पब्लिश किया गया था न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट में पब्लिश किया गया था, और इसे इन्होंने लिखा था फ्री वर्स में कंपोज किया था। तो ये जो 1850 डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स घटित हुई हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि 1850 में वाल्ट विटमैन की फर्स्ट पोएम आती है ब्लड मनी। सेकेंड ये है कि 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई थी, और 1850 ही में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था 1850 में, लेकिन इससे पहले पोएट लॉरेट की पोस्ट पर विलियम वर्ड्सवर्थ थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया गया था 1843 में। दैट मीन्स कि विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोस्ट पर 7 साल तक रहते हैं, और उसके बाद में 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बना दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, इन मेमोरियम ऑथर हेनरी हैलम, ये एक एलिजी है, इसको भी इसी साल पब्लिश किया गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, और इस एलिजी को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड ऑथर हेनरी हैलम की मृत्यु पर कंपोज किया था। उसके बाद में मेमोरियल वर्सेस, ये भी एक एलिजी है, इसे लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, और इसे 1850 ही में लिखा गया था। इसको मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर लिखा था, कंपोज किया था। और एक और ही इम्पॉर्टेंट वर्क है इसमें, डेविड कॉपरफील्ड, एक नॉवेल है जिसे चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया था, और इसे पब्लिश किया गया था 1850 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब याद रखेंगे, ये सारी घटनाएं 1850 में हुई थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में सिविल वार शुरू हो गया था। जब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया था तो उस समय जो वाल्ट विटमैन थे ये वाशिंगटन डीसी चले जाते हैं, और वहाँ पर इन्होंने नर्स के रूप में काम किया था मिलिट्री हॉस्पिटल में। फिर 1863 में इन्होंने अपने वार के एक्सपीरियंस को, जो इन्होंने अनुभव किया था, जो इन्हें एक्सपीरियंस किया था, उसको इन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था जिसका नाम है द ग्रीक आर्मी ऑफ सिक। इस आर्टिकल में इन्होंने अपने वार के एक्सपीरियंस को लिखा था, जिसे पब्लिश किया गया था न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में। उसके बाद में 12 साल के बाद में ये जो इनका द ग्रीक आर्मी ऑफ सिक होता है, आर्टिकल होता है, इसे एक बुक में पब्लिश किया गया था, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वार। इस बुक में 12 साल के बाद पब्लिश किया गया था। 1865 में अब्राहम लिंकन को असैसिनेट कर दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उन्हें असैसिनेट किया जाता है तो उनकी मृत्यु पर इन्होंने 2 पोएम कंपोज किया था। एक तो पोएम है व्हेन लाइलैक लास्ट इन डोरयार्ड्स ब्लूम्ड, और दूसरा है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये दोनों बहुत ही फेमस पोएम होती हैं जिसको इन्होंने कंपोज किया था अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर। अब्राहम लिंकन की मृत्यु होती है 1865 में। ये अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट थे, इन्हें असैसिनेट किया गया था फोर्ड्स थिएटर पर, और इन्हीं की मृत्यु पर इन्हें इन दोनों पोएम को कंपोज किया था। तो ये दोनों पोएम जो है ये दोनों एलिजी हैं, और ये बहुत ही फेमस एलिजी है, आपने ज़रूर पढ़ी होगी, और यदि नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन से। फिर 1882 में इन्होंने पब्लिश किया था अपना कन्वेंशनल ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जिसका नाम है स्पेसिमेन डेज। ये पब्लिश किया गया था 1882 में। और उसके बाद में 1883 में इनके जो बायोग्राफर होते हैं, जिनका नाम है, इनके बायोग्राफर का नाम है रिचर्ड एम बक, ये वाल्ट विटमैन के बायोग्राफर होते हैं। तो इन्होंने इनकी फर्स्ट बायोग्राफी पब्लिश की थी 1883 में वाल्ट विटमैन के नाम से। आप याद रखेंगे, वाल्ट विटमैन जो है ये वाल्ट विटमैन की बायोग्राफी है जो इनके बायोग्राफर रिचर्ड एम बक के द्वारा लिखी गई थी। ऐसे पब्लिश किया गया था 1883 में। फिर 1891 में इन्होंने पब्लिश किया था एक पोएम गुड बाय फैंसी। तो ये इनके द्वारा लिखी गई पोएम है जिसे इन्होंने पब्लिश किया गया था 1891 में। अब इनके हम कुछ मेजर वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे कि फ्रैंकलिन इवांस इनके द्वारा लिखी गई एक नॉवेल है। इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था 1842 में। ये इनके द्वारा लिखी गई फर्स्ट और लास्ट नॉवेल है, यानी कि इन्होंने सिर्फ एक ही नॉवेल लिखा था
फ्रैंकलिन इवान इन्होंने लिखा था, और ये इनकी फर्स्ट और लास्ट नावल होती है। ये नावल इनकी सक्सेसफुल नहीं होती है, और इसकी स्टोरी क्या होती है, इसमें बेसिकली एक यंग मैन की जर्नी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ की मिस्टेक से सीखता है। वो जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, ये बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा होता है और बाद में चल करके वो अमीर बन जाता है। तो इस स्टोरी को इस नावल में डिस्क्राइब किया गया है। इनका जो सेकंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इनका मास्टरपीस है ये। तो लीव्स ऑफ द ग्रास है जो कि पोएम्स का कलेक्शन है। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1845 में, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे पे इसको पब्लिश किया गया था। ये बेसिकली क्या है, पोएट्री कलेक्शन है। जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था तो इसमें 12 पोएम्स थी। इसकी टोटल 9 एडिशन आए हैं, और जो लास्ट एडिशन है वो पब्लिश किया गया था इनकी मृत्यु के साल में 1892 में। ये जो लीव्स ऑफ ग्रास, इनको कई नाम से हम जानते हैं, जैसे बुक ऑफ डेमोक्रेसी, द बुक ऑफ बाइबल, बुक ऑफ सेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो ग्रास है वो ग्रास सिंबोलाइज करता है डेमोक्रेसी को, और जो लीव्स है वो प्रिंटेड पेजेस को सिंबोलाइज करते हैं। तो ये रहा कुछ इंट्रोडक्शन लीव्स ऑफ ग्रास का। अब इसके अंदर के कुछ पोएम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एक पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है लीव्स ऑफ ग्रास की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसे लीव्स ऑफ ग्रास में ही पब्लिश किया गया था और लिखा गया था फ्री वर्स में। ये जो पोएम है काफ़ी लॉन्ग पोएम है, 52 सेक्शंस इसमें हैं, और इसमें जो माई सेल्फ यहाँ पे यूज़ किया गया है वो स्टैंड होता है एवरीवन के लिए। माई सेल्फ की मीनिंग है एवरीवन। ये बेसिकली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और इसको इन्होंने 37 की एज में लिखा था। आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इसके पोएम में जो है, इस पोएम को किस एज में लिखा था, तो 37 की एज में इस पोएम को लिखा था, जिससे पहले जो सेक्शन में पोएट ने मेंशन भी किया है। और ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। इसमें वाल्ट व्हिटमैन के पोएटिक विजन को डिस्क्राइब किया गया है, और इसकी जो ओपनिंग लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ओपनिंग लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ, मैं अपने आप को ही सिंग करता हूँ, अपने आप को गाता हूँ। वाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, फॉर एवरी ऑटम बिलोंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। पोएट कहता है कि जो मैं अज्यूम करता हूँ तुम भी उसी को अज्यूम करो, यानी कि जो मैं सोचता हूँ तुम भी वही सोचो, क्योंकि एवरी आइटम बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये कहना चाहते हैं कि हम और तुम एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, और हम लोग इसी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये ओपनिंग लाइन है इस पोएम की। इसकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि है, आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ वेरी वेल देन आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ, आई एम लार्ज आई कंटेन मल्टीट्यूड। तो ये भी इसी पोएम की लाइन है, इंपॉर्टेंट है। कैल्सन इज़ द क्रिएशन ऑफ लव। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कैल्सन इज़ द क्रिएशन ऑफ लव, और ये किस पोएम की लाइन है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की है, जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। कैल्सन की मीनिंग होती बीम, ठीक है, तो कैल्सन की मीनिंग होती बीम, कैल्सन इज द क्रिएशन ऑफ लव। और इसकी एक और ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आई साउंड माई बारबैरिक याप ओवर द रूफ्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये लाइन को आप याद रखेंगे। इसकी सेकेंड पोएम है, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक जो है ये बेसिकली 9 सेक्शन में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है, और एवरी सेक्शन सेलिब्रेट्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फिजिकलिटी। अगला पोएम है कैलमस। तो ये जो कैलमस है ये क्लस्टर ऑफ पोएम्स है, यानी कि पोएम्स का कलेक्शन है, जिसे लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश किया गया था। और इसमें पोएट प्रमोट करता है, सेलिब्रेट करता है मैनली लव को, ठीक है, यानी ह्यूमन लव की बात करता है, मैन के लव की बात करता है, सेलिब्रेट करता है। और इसी वजह से बहुत सारे क्रिटिक्स ने बताया इसको कि ये जो है ये वाल्ट व्हिटमैन के आइडियाज़ और होमोसेक्सुअल आइडियाज़ का एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो बहुत सारे क्रिटिक ने इसको होमोसेक्सुअल भी माना है। 4th नंबर का है पॉइंट जो पोएम हमारा है, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेस रॉकिंग। ये बेसिकली है, इट इज़ अबाउट अ बॉय एंड हाउ ही मैच्योर्स इनटू अ पोएट थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड डेथ। इसमें बताया गया कि किस तरह से एक जो पोएट होता है वो किस तरह से मैच्योर होता है, एक पोएट बनता है अपनी लव और प्यार की एक्सपीरियंस से। और 5 नंबर का है बीट बीट ड्रम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको पब्लिश किया गया था लीव्स ऑफ ग्रास में। आई हियर अमेरिका सिंगिंग आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बेसिकली एक पैट्रियोटिक लिरिक है। आपके एग्जाम में पूछा गया है ये किस प्रकार की लिरिक है, किस प्रकार की पोएम है, तो ये एक पैट्रियोटिक लिरिक है जिसे पब्लिश किया गया था लीव्स ऑफ द ग्रास में। 1860 का जो एडिशन आता है उसमें इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पोएम है पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है, तो पैसेज टू इंडिया है जिसे फ्री वर्स में लिखा गया है।
इसे पब्लिश किया गया था लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश किया गया था। और इसमें रेफरेंसेस यूज़ किया गया है, इन्होंने मेंशन किया है सुएज कनाल को मेंशन किया है, ट्रांसेंडेंटलिज्म को एंड वायर लाइन अक्रॉस अटलांटिक को इसमें मेंशन किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट है ड्रम टाइप्स। तो ये जो ड्रम टाइप्स है जिसको पब्लिश किया गया था 1865 में पब्लिश किया गया था ड्रम टाइप्स को। और ये जो ड्रम टाइप्स है बेसिकली 18 पोएम्स का कलेक्शन है, सीरीज़ है, जिसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स है, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो है व्हेन लाइलैक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। ये बेसिकली एक एलिजी है जिसे फ्री वर्स में लिखा गया था। इसमें टोटल 206 लाइन्स हैं और इसे कंपोज किया गया था अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर, जो कि अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट थे। ये एक पास्टरल एलिजी है और किसकी मृत्यु पर लिखा गया था? अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखा गया था। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जैसे कि लाइक आर्ट लाइक ट्रीज एंड शरब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ। तो पॉइंट ये कहना चाहता है कि जैसे ट्रीज़ होते हैं या शरब्स होते हैं, इनमें नेचुरल ग्रोथ होता है, यानी कि एक बार इनको काट दिया है तो दोबारा भी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन ये अब्राहम लिंकन की बात करते हैं कि उनकी दोबारा इनकारनेशन नहीं होता है, वो दोबारा जीवित नहीं हो सकते हैं। फिर इसी की लाइन है वो पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, वो शेड्स ऑफ नाइट ओ मोडी टेयरफुल नाइट। तो इसमें जो फॉलन स्टार है वो सिम्बोलाइज़ किया गया है अब्राहम लिंकन के लिए। और अगली लाइन हेयर कॉफिन स्लोली पासेस आई गिव यू माई स्प्रिंग ऑफ लाइलैक। ये जो लाइलैक है लव के लिए यूज़ किया गया है। तो इसमें जो सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं जैसे कि लाइलैक लव के लिए यूज़ किया गया, सिम्बोलाइज़ करता है। जो फॉलिंग या ड्रॉपिंग जो स्टार्स यहाँ पे यूज़ किया गया अब्राहम लिंकन के लिए यूज़ किया गया है। और जो हर्मिट थ्रश यहाँ पे इसमें एक बर्ड यूज़ की गई है तो भी सिम्बोलाइज़ करती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो बर्ड होती है बहुत ही पायस होती है और बहुत ही कम बोलती है। जब बहुत ही कोई बुरी घटना होती है तब इसको देखने को मिलता है, तो ये भी सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट है ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो ये जो ओ कैप्टन माय कैप्टन है ये भी ये को पोएम है जो कि एलिजी है, लिखा गया है अब्राहम लिंकन की डेथ पे इसे लिखा गया है ओ कैप्टन माय कैप्टन को। और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है बट आई विद मोurnful ट्रेड वॉक द डेक माय कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ पर जो है इसको लिखा गया है अब्राहम लिंकन की डेथ पर। डेमोक्रेटिक विस्टा जो है जिसे पब्लिश किया गया था 1871 में पब्लिश किया गया था डेमोक्रेटिक विस्टा को। इट इज़ अ पोस्ट वॉर वर्क और इसमें इन्होंने लिखा है डिस्क्राइब किया गया है चेंजिंग कल्चर को और चेंजिंग अमेरिकन पॉलिटिकल सिनारियोज़ को इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ये बेसिकली एसेस का सीरीज़ है जिसको पब्लिश किया गया था गैलेक्सी मैगजीन में। ये जो एसेस की सीरीज़ इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस सीरीज़ को फर्स्ट पार्ट को डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, सेकंड है पर्सनलिज्म और थर्ड को अरबिक लिटरेचर के नाम से। इसमें बेसिकली टोटल 84 पैम्फलेट्स पेजेस होते हैं। और नेक्स्ट है मेमोरेंडम ड्यूरिंग द वॉर, इसको पब्लिश किया गया था 1875 में। स्पेसिफिक डेज 1882 में पब्लिश किया गया था। और क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी ये इनकी पोएम है और इसको पब्लिश किया गया था 1853 में। इसमें टोटल 9 सेक्शंस हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, तो इसमें 9 सेक्शन है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स जैसे वीप नॉट वाइल्ड, वीप नॉट चाइल्ड, वीप नॉट चाइल्ड, वीप नॉट माई डार्लिंग, विद दिस किसेस लेट मी रिमूव योर टीयर्स। ये जो पोएम इनकी है ऑन द बीच एट नाइट उसकी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। और लास्ट पॉइंट है आई एम द पोएट ऑफ बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ सोल। और ये जो लाइन है वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस लाइन है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो ये रहा कुछ जो वाल्ट विटमैन की बायोग्राफी उनके वर्क से रिलेटेड। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।